अभी तो 153 है इसमें, ये 300 तक जाएगा, 200 तक तो जाएगा ही ऑब्वियसली। कितने कराए थे कल अपन? 90 कितने? 91 हो गए थे नहीं। निर्देश राइस फोर्टिफिकेशन 86। अब मैं जो मेन चीज होगी वो बताऊंगा आगे, जो मेन चीज होगी फिर आगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी कहानी होती है। ये लो एडिट करिए, पिक्चर थोड़ा आगे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी बुड्ढे सारे गए, चले गए। सो आपके पास नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, दैट इज रिगार्डिंग नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। सो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी संजना, जब पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर हो जाएगा 1 मंथ का, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि एवरीडे इसमें कुछ ना कुछ एडिशन होती रहती है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिल जाएगी पीपीटी। सो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बनाया गया है आपके गुजरात रीजन में। आपने पढ़ा होगा लोथल के बारे में आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में। So under the Sagarmala program, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways is developing National Maritime Heritage Complex. तो राष्ट्रीय समुद्री विरासती कॉम्प्लेक्स एक बनाया जा रहा है, जहाँ पे समुद्र शक्ति के ऊपर हमने जितना काम किया उसके लिए एक टाइप से हेरिटेज बनाया जा रहा है, मतलब एक टाइप से म्यूजियम टाइप बनाया जा रहा है फॉर दी मैरीटाइम। National Maritime Heritage is set to become an international tourist destination showcasing India's maritime heritage from ancient to modern times through and edutainment मतलब एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट अप्रोच यूटिलाइजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो पुरातन समय से आधुनिक काल तक भारत ने कितना ज्यादा काम किया है समुद्री क्षेत्र में, उसके लिए काम करेंगे ये। सो दिस इज आपका एक तरह से म्यूजियम, संग्रहालय यहाँ पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज अगस्त्यमालाई बैम्बू टेल? देखा होगा आपने, ये देखा आपने कभी इंसेक्ट? नहीं देखा? ड्रैगन फ्लाई के जैसा ही है। सो दिस इज अगस्त्यमालाई बैम्बू टेल। सो रिसेंटली इसको देखा गया है केरला में, तिरुवनंतपुरम बैम्बू टेल अगस्त्यमालाई। सो अगस्त्यमालाई जो है आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आपका कंजर्वेशन रिजर्व भी है, वहां पे इस स्पीसीज को देखा गया है। और इट इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ डैमसेल फ्लाई एंड इट इज बिलोंगिंग टू बैम्बू टेल। सिंपल इतना समझना है आपको कि कहाँ पे देखा गया है, सिंपल। उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। इसको मालाबार जो आपका बैम्बू टेल है उसके साथ भी इनको उन्होंने कंपेयर किया है, मतलब वेस्टर्न घाट रीजन में मिला है, केरला में मिला है ये स्पीसीज, दैट इज अगस्त्यमालाई बैम्बू टेल। इतनी सी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये तो 150 स्लाइड कभी पूरी नहीं होंगी। नेक्स्ट है रिवर कॉन्गो। कॉन्गो रिवर, इट इज इन अफ्रीका। सो दिस इज रिवर कॉन्गो। अब ऑनलाइन वाले बोलेंगे बहुत फास्ट है। हर कोमल कह रहे हैं मेरी ज्योग्राफी की असाइनमेंट प्लीज चेक कर दीजिए, मैंने सबमिट किए। प्लीज आपने अगर सबमिट किए तो जरूर चेक करेंगे, मिल जाएगी आपको। इसमें डाटा ज्यादा है, कॉन्गो इम्पोर्टेंट है। कॉन्गो के साथ में रिफ्ट वैली अफ्रीका की इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका में और कुछ खास नहीं है। अगर आपको कोई परेशान करने वाली चीज हो अफ्रीका में, तो अफ्रीका में कुछ एक रिवर्स हैं, चुनिंदा रिवर्स, कुछ एक लेक्स है, चुनिंदा लेक्स, और कुछ एक यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिफ्ट वैली के रीजन है। बस यही पूछते हैं यहाँ पे, और कुछ अफ्रीका से आपकी जियोमॉर्फोलॉजी में नहीं पूछा जाता। सो यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्गो रिवर के बारे में ये कि अ रीसेंट स्टडी फाउंड दैट कोकोआ फार्मिंग इन कोकोआ आना चाहिए in the Congo basin, the world's largest carbon sink is linked up with 7 times more deforestation than other agricultural activities. तो कह रहे हैं कि हाल ही में एक अध्ययन किया गया है, एक स्टडी की गई है जहाँ पे ये पाया गया है कि जो आपका ये कोंगो बेसिन है, कोंगो रिवर के साथ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, और ये जो आपका कोंगो रिवर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है।
बताइए। कार्बन सिंक की तरह भी काम करती है और सोर्स की तरह भी काम करती है। कैसे? सिंपल, आप इसमें सही कह रहे हैं कि ये सिंक करती है, मीन्स एब्जॉर्ब करती है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कोंगो रिवर के साथ में देयर आर मल्टीपल ट्रीज। बहुत टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन है, बहुत टाइप के यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो उन सबको क्या चाहिए? एक टाइप से आपके पास ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक टाइप से, सॉरी, जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, और जितने भी आपके ट्रीज हैं उनको कार्बन चाहिए। तो कार्बन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको अवशोषित कर रहा है, तो इसलिए इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है ये रिवर। और यहाँ पे 7 गुना ज्यादा डिफोरेस्टेशन की जा रही है। पहले जो यहाँ पे वनों का कटाव किया जाता था उसके 7 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज भी यहाँ पे की जा रही है। सो कोंगो रिवर, इसका दूसरा नेम जो है उसको कहते हैं जायर रिवर। इट इज एन रिवर इन दी वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। तो अफ्रीका के पश्चिमी मध्य भाग में ये रिवर पाई जाती है। इसकी जो अगर हम बात करें टोटल लेंथ की तो 2900 मील है, बट अगर हम किलोमीटर में डिस्टेंस देखें तो 4700 किलोमीटर तक इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस है। और ये इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद सबसे लंबी नदी, नील तो पूरे वर्ल्ड की लंबी नदी है, बट अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे लंबी नदी जो है आपकी अफ्रीका में, वो है रिवर जायर। इट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज ऑफ वॉल्यूम, और जिसके बाद अमेजन के बाद, अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। पानी का अगर हम देखें तो पानी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वो है अमेजन, और सबसे लंबी नदी जो है दैट इज नील। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट भी है और सेकंड लार्जेस्ट भी है, सही। और इसमें अगर हम देखें तो पानी का जो यहाँ पे एक टाइप से वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। डीपेस्ट रिवर with maximum depth 720 feet, that is 220 मीटर, too deep for light to penetrate। तो ये 220 मीटर तक गहरी है, और यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा ये गहरी है कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। आप ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, ये यहाँ पे दे रखा है, एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लेक त्यानगनिका एंड न्यासा, दिस इज इन दी त्यानगनिका एंड न्यासा रीजन, और बाकी नेम मत याद रखिए। और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बनाना छोड़ो, हाँ ये पॉइंट याद रखिए। द कॉन्गो रिवर जिगजैग्स अक्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। तो ये 2 बार इक्वेटर को कट करती है, 2 बार इक्वेटर के आसपास से गुजरती है। बाकी सब कंट्रीज के नाम दे रखे हैं कि रिवर कहाँ कहाँ से जाती है। डीआरसी से जाती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के नाम पे इसका नाम है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जाती है, जाम्बिया जाती है, अंगोला जाती है, कैमरून जाती है, तंजानिया जाती है। सो बॉर्डर कहाँ कहाँ पे लगते हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी ट्राइब्स है, ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे दे रखा है। तो सिंपल इसके कुछ एक फैक्ट हैं कॉन्गो रिवर। नेक्स्ट, थारू ट्राइब, ये एक जनजाति है। सीधा आप जनजाति में पहुंच गया ना, नदी जनजाति, फिर आगे कोई जहाज आ जाएगा, फिर सबमरीन आ जाएगी। तो करंट अफेयर में ऐसे ही है, जनजाति आपकी सोसाइटी का भी पार्ट है। सो दिस इज थारू ट्राइब, थारू जनजाति। प्रधानमंत्री आवास योजना ने पहली बार इन लोगों को घर बनाकर दिए, और जब इनको घर बना के दिए तो इनके चेहरों पर मुस्कान आ गई, है ना, स्माइल आ गई। तो उसके बाद से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रहते कहाँ पे हैं। सो प्रधानमंत्री आवास योजना होम्स ब्रिंग्स स्माइल्स टू वुमेन ऑफ द थारू ट्राइब इन द खेड़ी डिस्ट्रिक्ट नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर। तो भारत नेपाल सीमा के साथ लगते एक क्षेत्र जिसको खेड़ी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां की जो महिलाएं हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आई जब प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनको घर बना कर दिए गए। अब थारू ये इंडिजिनस ग्रुप है, तेराई प्लेन जो कि आपका इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। भारत नेपाल सीमा जहाँ पे लगती है वहां पे एक तेराई रीजन है जो कि आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा। तो वहां के ये स्वदेशी ट्राइब है, मतलब इनको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इनका नेपाली टच भी है, फेस से, फीचर से। दे लिव इन बोथ नेपाल एंड इंडिया। तो भारत और नेपाल दोनों के बीच में रहते हैं, मतलब करते रहते हैं क्रॉस ऑर्डर, ये अपना बॉर्डर, क्योंकि ओपन बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का, इसलिए जितना भी क्लाइम करते हैं सब नेपाल भागते हैं। नेक्स्ट, इन दी इंडियन तेराई दे लिव इन मोस्टली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो भारत के साथ जो तेराई रीजन लगता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का, ज्यादातर ये वहां पे पाए जाते हैं। In 1967 this tribe was documented as scheduled tribe by the government of India। तो ये एसटी कोटा के अंदर आते हैं, ये जो ट्राइब है इनको एसटी कोटा दिया गया है। लैंग्वेज इनकी जो है उसको थारू ही कहते हैं।
और बाकी इंडो यूरोपियन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। सब ग्रुप है इंडो आर्यंस का। और इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, खेती बाड़ी करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशेस और कुछ एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी ये यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। बाकी खाते क्या है, पीते क्या है, हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू है। नेपाल इज ओनली नेशन दैट इज हिंदू नेशन, तो उनके बारे में है ये। मैंने बोला था ना कि ना मिसाइल ही आएगी या रॉकेट आएगा कोई, दैट इज किंजल मिसाइल। नेक्स्ट इज किंजल मिसाइल। ठीक है, स्पीड ओके ओके। चुनिंदा डेजर्ट्स भी ये कहते हैं अफ्रीका में। हाँ, चुनिंदा डेजर्ट्स भी हैं, सबसे बड़ा तो सहारा ही है, पर चुनिंदा मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे खनिज वहां पे मिलते हैं। So Russian Defense Ministry recently claimed a group strike using Kinzhal missile on Ukraine. बड़ा जल्दी। So Russian Defense Ministry ने अभी recently, अरे नेक्स्ट ही आ गया तो। So the Russian Defense Ministry recently claimed a group strike using Kinzhal मिसाइल। तो यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने कहा है, यहाँ का जो रक्षा मंत्रालय उन्होंने कहा है कि हमने किंजल मिसाइल्स को यूज करके अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। सो किंजल मिसाइल है क्या, ये हमें जानने की जरूरत है। सो किंजल मींस डैगर, रशियन न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दैट एंटर्ड सर्विस इन दिसंबर 2017। तो किंजल मिसाइल जो है 2017 से रशिया की मिलिट्री को सर्व कर रही है, मतलब रशियन मिलिट्री के पास ये यूज में है 2017 के दिसंबर से। ये न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब इससे न्यूक्लियर बॉम्ब को भी इंस्टॉल किया जा सकता है, आगे उसको फायर किया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूल को भी अपने साथ लेके जा सकती है या फिर बॉम्ब को भी। हाइपरसोनिक है, इसकी स्पीड फास्ट है, मैक्स के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज्यादा स्पीड्स में है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसको आप बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको आप हवा में फायर कर सकते हैं, एयर से प्रोपेल कर सकते हैं। इट वाज वन ऑफ द 6 नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स अनवील्ड बाय रशिया प्रेसिडेंट पुतिन ड्यूरिंग अ स्पीच इन मार्च 2018। तो रशिया के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, पुतिन ने बताया था जब इनकी कोई मीटिंग हुई थी 2018 में कि नेक्स्ट जो आपकी 6th जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी मिसाइल्स होगी उनमें से एक किंजल मिसाइल भी है। मैक्स स्पीड अगर इसकी बात करें तो दिस इज मैक 10 की स्पीड से चलती है, 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जा सकती है। और हाई स्पीड होने के कारण ये बेटर टारगेट भी दे सकती है, तो टारगेट को प्रॉपर्ली प्रिसीजन के साथ ये हिट करेगी। और जो इनकी पहले क्रूज मिसाइल थी वो काफी लाइट थी, स्लो थी, तो इसलिए इन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पे यूज की है। इसकी रेंज अगर हम बात करें तो 1500 से लेके 2000 किलोमीटर तक जो है ये किसी भी प्रकार का पारंपरिक, मतलब जो पुराना बारूद सिस्टम होता था या फिर जो न्यूक्लियर बारूद सिस्टम है, जो न्यूक्लियर आपका जो एक टाइप से पेल वुडस को ले जा सकता है। और 480 केजी की इसकी पावर है, तो 480 किलो तक का जो बारूद है अपने साथ कैरी कर सकती है सिंपल, या फिर अपने साथ न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ भी न्यूक्लियर फ्यूल अपने साथ कैरी कर सकती है। सो इट इज डिजाइन टू बी launched from MiG-31 fighter jets at altitude of about 18 किलोमीटर। so लगभग आपका जो एक MiG है, MiG एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके फाइटर जेट्स हैं, MiG-31 से इसको आप जो है लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया के पास 29 भी है। सो इसमें ये कह रहे हैं कि 31 से इसको लॉन्च कर सकते हैं और 18 किलोमीटर आपको हाइट पे जाना पड़ेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां से इसे लॉन्च कर सकते हैं लगभग 59,000 फीट से। सो इट हैज बीन डिप्लॉयड ऑन वेरियस एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग MiG-31K और बाकी के नाम यहाँ पे दे रखा है। तो इसको आप बहुत सारे अलग जो आपके एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट्स है उनसे भी लॉन्च कर सकते हैं। सो दिस इज किंजल मिसाइल, सामने दे रखा है। सो MiG-31 से इसको आप आगे लॉन्च कर सकते हैं। मिसाइल ये है, पूरा जहाज नहीं देखना, जहाज तो इसको कैरी कर रहा है। दिस इज द किंजल, है ना। अब कई बार हो जाते हैं कंफ्यूज, कई बार जहाज को रॉकेट समझ लेते हैं, रॉकेट को जहाज समझ लेते हैं, रॉकेट को मिसाइल समझ लेते हैं, मिसाइल को रॉकेट समझ लेते हैं। सो व्हाइट कलर में जो था वो था किंजल। दोबारा देख लो ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, ये है किंजल और ये MiG-31।
जिसको साथ लेके जा रहा है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। अरे इधर चलो। So Living Planet report 2024 revealed that the average size of monitored wildlife population has decreased by 73% since खुशप्रीत जी इम्पोर्टेंट है वैसे मिसाइल सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी भी पूछते हैं। तो रेंज स्पीड पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, सबसोनिक क्या होता है, मैक क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साइंस एंड टेक में आएगा ये 26 का बैच है नहीं आपका, अभी होना है आपका साइंस एंड टेक, तो आप निश्चिंत रहिए, समझ जाएंगे। सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई है एक, और उसमें इन्होंने बताया कि जो एवरेज साइज है आपके वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन का वो 1970 से लेके अभी तक 73% कम होता गया। मतलब जितने भी आपकी वाइल्ड लाइफ है, जितना भी आपके वन्य जीव जंतु हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है जो 2000 जो कि 1970 में थी, वो 1970 में जो यहाँ पे पॉपुलेशन थी उसमें लगभग 73% गिरावट आई है। मतलब 73% आपके एनिमल प्लांट स्पीसीज जो हैं वो पूरी की पूरी यहाँ से कम होती जा रही है। सो इसे पब्लिश कौन करता है? जो पब्लिश करती है संस्था, उसी के चक्कर मैंने आर्टिकल यहाँ पे डाला हुआ है। दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है वाइल्ड लाइफ के लिए। सो इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है कि 1970 से लेके अभी तक जितने भी आपके वन्य जीव हैं उनकी जनसंख्या में गिरावट आई है। 73% जो है उनका नंबर रिड्यूस करता गया है। और ये रिपोर्ट बाई एनुअल है, मतलब साल में 2 बार निकाली जाती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब रिपोर्ट नेम्ड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हैज reported that there is 73% decrease in the wildlife from since 1970. It is being released by which organization? तो इतना लंबा खींच के आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड देन लास्ट में क्या होगा कि रिपोर्ट निकालता कौन है। सो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंट रिपोर्ट unveiled by World Wildlife Fund for Nature reported that there is 73% wildlife population that has reduced since 1970. The name of the report is, रिपोर्ट का नाम पूछ सकता है या संस्था का नाम पूछ सकता है या कितने % रिड्यूस हुए वो भी पूछ सकता है, ऐसे ही घुमाते क्वेश्चन। सो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की और प्लेनेट की हेल्थ की। तो पूरे के पूरे आपके पृथ्वी ग्रह की जो यहाँ पे एक टाइप से हेल्थ है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। और ये रिपोर्ट 15वीं रिपोर्ट है, 15th एडिशन है। कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट पूछते हैं, रिपोर्ट भी बता दी है, किसने निकाला वो भी बता दिया, पर पूछते हैं कि कौन सा टाइम था, 15वीं बार निकाली गई है, 14वीं बार निकाली गई है, 10वीं बार निकाली गई है। सो ऐसे पूछा जाता है। सो ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स नाम की चीज निकालते हैं, मतलब एक पूरी की पूरी लिस्ट निकालते हैं और उसमें एवरेज ट्रेंड जो चल रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में कि कहाँ पे वाइल्ड लाइफ का नंबर बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उसका एक इंडेक्स बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाती है, उसमें इनको आगे ये अरेंज करते हैं। तो अभी हमें सिंपल क्या दिख रहे हैं, हाइलाइट्स, कि इस रिपोर्ट के हाईलाइट क्या थे वो आपको ज्यादातर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, हाइलाइट्स ऑफ द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। Highlights. The sharpest decline is reported in the freshwater ecosystem at 85%, terrestrial ecosystem में 69% और marine ecosystem में 56%। तो बोल रहे कि ताजे पानी में जो आपके जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते थे उसमें 85% गिरावट आई है। पहले उन्होंने ओवरऑल निकाला है, फिर उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया कि फ्रेश वाटर में कितना 85% डिक्रीज है। टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर जो आपके डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स है वहां पे 69% डिक्रीज है, और जो मरीन मतलब जो समुद्री जीव है उनमें 56%। तो इन्होंने इसको आगे बाइफरकेट कर दिया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हाईलाइटेड डिक्लाइंस इन मॉनिटर्ड animal population around the world as follows: Latin America and Caribbean, where population have dropped 95%। जो आपका लैटिन अमेरिका है और जहां पे आपका कैरेबियन रीजन है वहां पे 95% जो है जीव जंतु पेड़ पौधों की जो तादाद है उसमें गिरावट आई है 1970 से लेकर अभी तक। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्या है, कैरेबियन जो है दैट इज कैरेबियन जो गल्फ है आपका, गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास का क्षेत्र। लैटिन अमेरिका वो रीजन है जहां पे लोग स्पेनिश और
पोर्तुगीज ज्यादा रहते हैं, राइट? तो उस एरिया की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में 76% और एशिया पैसिफिक में 60%, सेंट्रल एशिया में 35%, नॉर्थ अमेरिका में 39%। तो ज्यादातर जो है वो कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में पॉपुलेशन में गिरावट आई है। द मेजर थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है हैबिटेट लॉस। जहां पे ये आपके जीव जंतु रहते थे उनका हैबिटेट उनसे छीन लिया गया, उनका जो एरिया था वो उनसे छीन लिया गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की गई है एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन, कुछ एक इन्वेजिव स्पीसीज लाई गई है, जिससे कुछ एक जो वहां पे नेटिव स्पीसीज है उनको ऊपर प्रभाव पड़ा है, और कुछ एक बीमारियां भी इसका कारण है। बाकी और भी दे रखा है यहाँ पे कोरल रीफ, जिससे 75% जो है आपकी पूरे वर्ल्ड की जो कोरल रीफ है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। और क्या है, यूनाइटेड नेशन ने मैंडेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको पूरा करना है 2030 तक, तो उसके बारे में दे रखा है। तो सिंपल इन्होंने बताया है कि पूरे के पूरे जो आपको वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, और इतना इम्पैक्ट पड़ गया कि ओवरऑल 73% पूरे वर्ल्ड में गिरावट आई है 1970 से लेके, और अलग अलग जगह पे, चाहे फ्रेश वाटर है, टेरेस्ट्रियल है या फिर मरीन है, उसमें भी डिक्लाइन आया है। सो दिस इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट सिस्टम इन पेरिल। तो इसको वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर उन्होंने इसको निकाला है। नेक्स्ट आपके पास है ल्यूपेक्स मिशन। ल्यूपेक्स मिशन, इट इज रिलेटेड टू लूनर मिशन ऑफ द India. So, National Space Commission, India's apex body on space mission, declared that 5th lunar mission, that is Lunar Polar Exploration Mission, इसको अभी शुरू किया जाएगा। ल्यूपेक्स मिशन की हम बात कर रहे हैं। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, सो कोलैबोरेशन किया जा रहा है लूनर के ऊपर काम करने के। लूनर मीन्स सन, मून, मार्स। दसो लूनर मीन्स मैं सोच रहा हूँ लूनर पता है, ऑनलाइन स्टूडेंट लूनर मून है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? सो 5th टाइम इसको किया जा रहा है, 4 टाइम तो कर चुके हैं, है ना। सो ये एक कोलैबोरेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बीच में और जाक्सा के बीच में, दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। मेन क्या है, मून का जो साउदर्न पोल है उसको एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि वहां पे पानी अवेलेबल है या नहीं, या फिर वहां पे जो सरफेस आइस है उसका कितना पोटेंशियल है, मींस वो आगे चलकर आप उसे पानी की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं। मेन क्या है, इनोवेटिव सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए, वहां की सतह को जानने के लिए, परखने के लिए आप यहाँ पे नई इनोवेशन करना चाहते हैं। स्पेशल फोकस रहेगा व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट एंड लूनर नाइट सर्वाइवल। तो सिंपल यहाँ पे जो आपने स्पेसशिप भेजनी है उसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस है, और नाइट सर्वाइवल मतलब उस पोलर रीजन में, जो आपका मून का पोलर रीजन है, पोल क्षेत्र है, वहां पे कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, तो पहले फोकस उसके ऊपर रखा जाएगा। तो इसके लिए कह रहे हैं अगेन वही लैंडर एंड रोवर इनको चाहिए। सो ये मिशन जो है 25 में शुरू किया जाएगा, ल्यूपेक्स मिशन। सो ल्यूपेक्स में सिंपल पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया एंड आपका जापानीज एजेंसी। मेन काम क्या है, मून के साउथ पोल पे जाना है, वाटर की प्रेजेंस को देखना है, सरफेस एक्सप्लोर करना है। व्हीकल ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब है स्पेसशिप कैसी होनी चाहिए, सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं, लैंडर रोवर के ऊपर फोकस होगा, एंड लास्ट में आपके पास शेड्यूल कब है इसका। तो मार्च नहीं कह सकते, बट दिस इज इन दी 2025, और मंथ इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। फिर बायोडाइवर्सिटी है ना, साइंस बायोडाइवर्सिटी डिफेंस, फिर साइंस बायोडाइवर्सिटी डिफेंस, फिर कुछ नहीं रहेगा तो डिजीज आ जाएगी, कोई बीमारी आ जाएगी। सो नेक्स्ट है रेड पांडा। दिस इज रेड पांडा। पेड़ों में ज्यादा पाए जाते हैं, इनको मजा आता है पेड़ों पे रहने का, और ऐसे प्रजाति जो कि पेड़ों पे रहती है उनको कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। सो ऐसे जीव जंतु जाके पेड़ों के ऊपर ज्यादा रहते हैं, जैसे कि मंकी पेड़ों पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आर्बोरियल एनिमल्स। सो नेक्स्ट है रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क हैज बीन selected as finalist for the World Association of Zoos and Aquarium Conservation Award। तो एक WAZA
अवार्ड दिया जाता है आपका, जहाँ पे देखा जाता है कि कौन से चिड़ियाघर में अच्छा काम किया जा रहा है, कौन से एक्वेरियम में अच्छी फिशेस को रखा जा रहा है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो उसके लिए सिलेक्ट हुआ है दार्जिलिंग का एक पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो इस जूलॉजिकल पार्क को अभी ये WAZA अवार्ड दिया जाएगा। अब हमने सिंपल समझना है कि ये रेड पांडा है क्या। सो प्राइमरली हर्बीवोर है, शाई है, सोलेटरी है एंड आर्बोरियल एनिमल्स है। ऐसा पशु जो कि पेड़ों पे रहना ज्यादा पसंद करता है, शाई नेचर का, छुपके रहता है, और हर्बीवोर है। हर्बीवोर मींस घास फूस खाता है, शाकाहारी है, राइट। नेक्स्ट, इट इज कंसीडर्ड एन इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ द इकोलॉजिकल चेंज। अगर किसी भी एरिया में इकोलॉजिकल चेंज है तो उसको इंडिकेट करते हैं। मतलब जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज होगा, एनवायरमेंट में चेंज होगा, वहां पे ये या तो इसकी तादाद कम होती जाएगी, या फिर इसको डिजीज हो जाएगी, या फिर वहां पे ये पाया ही नहीं जाएगा जहां पे भी इकोलॉजिकल चेंज होता है। इट यूजेस इट्स लॉन्ग बुशी टेल्स फॉर बैलेंस एंड टू कवर देम इन द विंटर, प्रिजम्बली विद फॉर वार्मथ। तो इसकी जो बहुत लंबी और बुशी टेल है, उसको ये यूज करते हैं अपनी बॉडी के बैलेंस के लिए, ऑल्सो खुद को ठंड से बचाने के लिए, और इसको ये एक ऐसी ठंड में वार्मथ देता है। अपीयरेंस क्या है, साइज जो होता है इसका हाउस कैट, घरों में जो बिल्लियां रखी होती है ना, उसी के साइज का होता है ये। रेड पांडा फेमस है क्योंकि इसका क्यूट फेस है और एडोरेबल डिफेंस स्टांस है, खुद को बचाने की इसकी खुद की क्षमता है ना, रेड पांडा। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादातर ये माउंटेनियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार एंड नेपाल। मतलब ज्यादातर आपका ये हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है। 50% ऑफ देयर हैबिटेट इज इन दी ईस्टर्न हिमालय। तो पूर्वी हिमालयन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है ये, एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न साइड। एंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। अपेंडिक्स 1 जो है साइट्स का, मतलब इसका ट्रेड नहीं किया जा सकता, राइट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आता है। थ्रेट क्या है, लॉस ऑफ नेस्टिंग ट्रीज एंड बैम्बूज। बहुत सारे पेड़ पौधे और जो बांस के पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, जिसके कारण ये ईस्टर्न हिमालयस में इसका जो हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है। लोकेशन लगभग इसकी जो है वो, या फिर इसकी जो नंबर में कमी आ रही है, वो ज्यादातर 50% जो इनका हैबिटेट है वो उनसे छीन लिया गया है। सो जहां पे ये रहते हैं वो इनका एरिया इसे छीना जा रहा है। ज्यादातर ये ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं, बाकी हिमालयन रीजन में भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार एंड नेपाल। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आजकल हाथी बहुत न्यूज में बेचारे, है ना, इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड से गांधी जी, राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़ते हैं। इस बार चेंज किया उन्होंने अमेठी से, क्योंकि डर था थोड़ा सा कि हार जाएंगे। मैंने आपको कराया था ये, आपको नहीं कराया ये, कि इलेक्शन में एक व्यक्ति 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब 2 जगह से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर शर्त ये है कि जहां से दोनों में जीत जाओगे तो एक में ही आप हो सकते हो, दूसरी बैकेंड करनी पड़ेगी, वहां पे दोबारा से वही इलेक्शन होगा, मतलब दोबारा उधर उपचुनाव होगा। हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में लड़ लो, MP के लिए, और स्टेट में सिर्फ स्टेट में, है ना। MP का इलेक्शन चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, जैसे मैं हिमाचल से मैं पंजाब में लड़ सकता हूँ, पंजाब की जगह दिल्ली से MP का इलेक्शन लड़ सकता हूँ। बट MLA आप वही के होने चाहिए, अपने स्टेट में MLA बन सकते हैं, दूसरे के स्टेट में नहीं। MP कहीं पे भी तो लोग वोट डाल देते, बाहर के लोग है ना, जिता देते, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट, 2-day vulture survey that concluded in the Wayanad Wildlife Sanctuary recently has recorded presence of 80 vultures across 9 locations. ये कह रहे हैं कि 2 दिनों के लिए यहाँ पे वल्चर के लिए सर्वे किया गया। जो गिद्ध होते हैं आपके, उन गिद्धों के लिए यहाँ पे एक टाइप से सर्वे किया गया है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहां पे इन्होंने कहा कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ 80 वल्चर्स अक्रॉस 9 लोकेशन। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 9 जगहों पे, 9 स्थानों पर 80 वल्चर देखे गए। मतलब 80 से ज्यादा यहाँ पे गिद्धों की प्रजातियां देखी गई, मतलब अच्छी प्रजातियां हैं। मतलब यहाँ पे इनका जो हैबिटेट है वो बढ़ता जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोकेशन ये वायनाड केरला में है, साउथ ट्रेंच है आपके वेस्टर्न घाट का, और इंटेग्रल पार्ट है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसी का पार्ट है आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज बॉर्डर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरियाज नागरहोल एंड बांदीपुर। नागरहोल भी आपका नेशनल पार्क है, बांदीपुर भी आपका नेशनल पार्क है, दोनों इसकी सीमा के साथ लगते हैं। किसके? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। और ये कर्नाटका में है ऑन द ईस्ट नॉर्दर्न साइड, एंड मुदुमलाई
दैट इज अ टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, वो भी इसके बॉर्डर में, मतलब मल्टीपल एरियाज इसके बॉर्डर में आते हैं। सो उसके बारे में सिंपल, वल्चर दैट इज अ प्रीडेटर स्पीसीज, उसका यहाँ पे सर्वे किया गया, और बाकी इसके आसपास की जगह की बात की उन्होंने। अब यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे फ्लोरा कौन सी है, फाउना कौन सा है, एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है। सो इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द केरला। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो केरला में टाइगर पाए जाते हैं वो वायनाड में पाए जाते हैं। ये भी यहाँ पे है, जो भी आपका बोल्ड करके लिखा है ना, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बोल्ड यहाँ पे लिख रखे हैं वर्ड्स ये आपने पढ़ लेने हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था मालाबार सिबेट, तो यहाँ पे लिख रखा है सिबेट कैट्स, है ना। सो व्हाट इज हमसफर पॉलिसी, है मेरे हमसफर, है ना। सो दिस इज हमसफर पॉलिसी एंड दिस इज फॉर दी, अब देखिए हमसफर पॉलिसी इन्होंने बोला है, हमसफर मींस द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग, राइट, जो आपके साथ पूरा का पूरा ट्रैवल कर रहा है, चाहे होल लाइफ का, चाहे छोटा सा ये यात्रा कर रहा है। सो हमसफर पॉलिसी मींस सिंपल, नेशनल हाईवे या आपकी जो स्टेट हाईवे है उसके आसपास में जितने भी ये हाईवेज है उसके आसपास में कुछ एक फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए, ढाबा, मेडिकल, फिर जैसे बच्चों के लिए है या फिर कोई हैंडीकैप है उसके लिए वो क्या बोलते हैं व्हील चेयर, तो सिंपल हमसफर पॉलिसी, सो दैट लोगों को इन नेशनल हाईवेज के आसपास कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आजकल नेशनल हाईवे ज्यादातर क्या है, शहरों से दूरी बनाए जा रहे हैं, शहर बिल्कुल बाईपास कर दिया जाता है ना, सब जगह के बाईपास है, पठानकोट बाईपास, जलंधर बाईपास, अमृतसर बाईपास, तो सब बाईपास है, तो इसलिए लोगों को ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको मेन सिटी तक पहुंचने के लिए क्या है 15-20 मिनट लगते हैं, अगर हाईवे में ऐसी चीजें नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। सो इसीलिए इन्होंने कहा है कि कुछ एक अमेनिटीज देनी है, सुविधाएं देनी है लोगों को जो भी नेशनल हाईवे से जा रहे हैं। सो इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग वे साइड amenities along national highways. The Union Road Transport Minister recently launched Humsafar policy. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, नितिन गडकरी, ये एक ऐसे मिनिस्टर है जिनको चेंज नहीं किया गया है, बाकी सबकी मिनिस्ट्री सफल हुई है, सो इनका नाम आपको याद रहेगा हमेशा। तो नितिन गडकरी ने ये स्कीम स्टार्ट की है हमसफर पॉलिसी, और ये चाहते हैं कि नेशनल हाईवे के आसपास आपको कुछ एक सुविधाएं दी जाएं। सो एनहांसिंग फैसिलिटीज अलोंग इंडियाज नेशनल हाईवेज, मैं अगेन वही आपको समझा रहा हूँ कि जो बोर्ड करके लिखा है ना वो ज्यादा फोकस करना उसके ऊपर, ताकि लोगों को कन्वीनियंस रहे, सेफ्टी फील हो, कंफर्ट रहे पूरे हाईवे के ट्रेवल में, एंड उनको कुछ एक रेंज ऑफ सर्विसेज देनी है की लोकेशंस पे रोड नेटवर्क के ऊपर, तो लोग थोड़ा सा सुविधाजनक यात्रा करें, है ना, लोग सुरक्षित महसूस करें, कंफर्टेबल रहें पूरे रास्ते में, और इन द एंड उनको रेंज ऑफ सर्विस, कुछ एक रेंज ऑफ सर्विसेज जो कि बहुत जरूरी है उनकी लोकेशंस पे दी जाए। सो जैसे कि बेबी केयर रूम्स फॉर दी विमेंस, यहाँ पे फिर चेंजिंग टेबल्स होने चाहिए, अदर एसेंशियल्स विल बी देयर, फैमिलीज ट्रैवलिंग विद यंग चिल्ड्रन उनके लिए मल्टी यूटिलिटी स्पेस फॉर रेगुलर इंटरवल्स टू कैटर दी डाइवर्स नीड्स ऑफ द ट्रैवलर्स। सो फ्यूल स्टेशन होने चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, कन्वीनियंस स्टोर होना चाहिए जहाँ से चिप्स ले सके, है ना, कोल्ड ड्रिंक ले सके, है ना। रोड साइड पे आपको जो है ड्राइवर अगर फटीग फील कर रहा है तो वहां पे कुछ एक्टिविटी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे रुककर वो रेस्ट कर सके, एंड डॉर्मेटरीज होने चाहिए इन दी फ्यूल स्टेशन, जब भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे एक डॉर्मेटरी, एक हॉल होना चाहिए, बेड लगे हो जहाँ पे जाके आप रेस्ट कर सके। ऐसे हैं अभी आपके नए नए जो हाईवेज बन रहे हैं वहाँ पे जो भी आपका टोल प्लाजा है उसके साथ में बहुत सारे रेस्टिंग रूम्स हैं, सो वहाँ पे आप जाके रह सकते हैं शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन के लिए, मतलब 2-3 घंटे रेस्ट किया एंड देन आगे ट्रक ड्राइवर निकल जाए, है ना, वो लेकर रखा है इन्होंने। व्हील चेयर होनी चाहिए, व्हील चेयर भी होने चाहिए अवेलेबल फॉर डिफरेंटली एबल्ड ट्रेवलर्स। दे सो सिंपल बात यह है कि लोगों को सुविधा देना चाहते हैं ये। नेक्स्ट है मायोपिया, हाइपर मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 9th-10th की एनसीईआरटी रट्टा ही लगा लो, है ना, उसमें मैं सिंपल कहता हूँ कि रट्टा ही लगा लो, क्योंकि उससे बेटर साइंस कहीं नहीं है। आपकी साइंस की किताबें चेंज हो गई हैं, पता है, एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है, पुरानी एनसीईआरटी अभी काम की नहीं रही। काम की नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ भी आपका जो है वो इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन आई है, कुछ एक चीजें ऐड की हैं। जैसे पहला चैप्टर है आपका फूड, कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, बैलेंस फूड क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, वो सब चीजें वैसी ही हैं। एंड में उन्होंने जोड़ दिया मिलेट, जो गवर्नमेंट ने नया स्टार्ट किया, तो आपको उसमें अपडेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। मायोपिया में क्या होता है?
दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता? बताओ। सो रिसेंट एनालिसिस ऑफ स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड, वही बात है ना, कभी हाईवे, कभी रेलवे, कभी कुछ, फिर बाद में बीमारी आ जाती है। अब बीमारी आ गई है, फिर आगे क्या आएगा? कुछ ना कुछ साइंस का आएगा, डिफेंस का आएगा, अगेन बीमारी। सो रुक जा भाई, इधर टिक जा। सो रिसेंट एनालिसिस of studies across the world estimate that global incidences of myopia could exceed 740 million cases in another 25 years. तो हाल ही में हुए एक अध्ययन के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व भर में लगभग 740 मिलियन लोग जो हैं आने वाले 25 सालों में मायोपिया नाम की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। बोलो, उसमें इंसिडेंसेस देखे जा सकते हैं। अब मायोपिया क्या है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी। ऑप्टिक्स भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑप्टिक्स के अलावा देयर इज थर्मोडायनामिक्स, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ में देयर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, एक वेबर आता है उसमें। तो ये 9-10 की एनसीईआरटी कृपा करके कर लें, क्योंकि जनरल साइंस आपकी यूपीएससी में भी आती है, मेंस में भी आती है, मेंस में भी उसके कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं, और आपकी पीसीएस तो ऑलरेडी है ही है, बाकी जितने एग्जाम है साइंस तो आना ही है। सो मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, आई कंडीशन दैट कॉजेस ब्लरी डिस्टेंट विजन। सिंपल, ये एक ऐसी, मतलब बीमारी नहीं कह सकते, बट एक ऐसा फॉल्ट है जिसमें इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। आंखों की या दृष्टि की एक दशा है, एक स्थिति है जिसमें दूर की चीजें ब्लर दिखती है, धुंधली दिखती है ना। दृष्टि बाधित नहीं होते इससे। दृष्टि बाधित का मतलब होता है कि कुछ नहीं दिख रहा, दिखता है बट दूर का दिखता है, ब्लरी दिखता है ना। People who are nearsighted have more trouble seeing things that are far away. तो जिनमें ये प्रॉब्लम है, जो इनमें ये प्रॉब्लम रहती है, वो दूर की चीजें देखने में थोड़ा सा ट्रबल फील करते हैं, such as they are driving or they are very close up, sorry, and then the things that are close up. तो नजदीक की चीजें तो अच्छे से दिखती हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, बट दूर का थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये होता कैसे है? What causes myopia? For normal vision, light passes through the clear cornea at the front of the eye and is focused by the lens onto the surface of the retina, which is lining of the back of eye that contains light sensing. बड़ा सिंपल, आपका जो रेटिना है, आई बॉल है, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, तो उसमें चीजें आपको फिर दूर की अच्छे से दिखती नहीं है। अब इसके बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल है आपके पास, मैं चाहता हूँ आप घर जाके पढ़ें, क्योंकि मेरे पास अभी 150 स्लाइड्स है, अभी हम 100 भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। सो मायोपिक एंड करेक्टेड विजन, यहाँ पे क्या है, धुंधला दिख रहा है, इसको पहाड़ नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे सही दिख रहा है। इस फिल्टर को एक नाम कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। तो ये इसमें व्यक्ति पोर्ट्रेट मोड में चला जाता है। सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही समझ सकते हैं आप, पोर्ट्रेट मोड में पीछे का कुछ नहीं है, बस नजदीक का दिखना चाहिए, है ना। So this is a disease, foot rot disease. Foot rot. फिर बीमारी है ना। The foot rot disease is killing the sheep and goats of the Gadde shepherds in Himachal. So वहाँ पे एक shepherds है, मतलब एक चरवाहों की एक ट्राइब है, गद्दी, जिनके जो शीप्स हैं, जो गोट्स हैं, भेड़ बकरियां जो हैं, वो इस बीमारी से मर जा रही हैं। सो हाईली कंटेजियस डिजीज है अफेक्टिंग इंटरडिजिटल बिटवीन द टोज टिश्यूज ऑफ द रुमिनेंट्स। तो जितने भी रुमिनेंट्स हैं उनके टोज में बीमारी हो रही है और कंटेजियस से आगे फैलती जा रही है। मोस्ट कॉमन कॉज है ये लेमनेस का, ज्यादातर कैटल एंड शीप में। सो सीरियस इकोनॉमिक लॉस है इन लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर ये घुमंतु हैं, चरवाहे हैं, और इनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं। बाकी इसमें बैक्टीरिया कौन सा है उसके बारे में दे रखा है और बाकी चीजें, बट सिंपल, दिस इज फूट रॉट डिजीज। सो ये रुमिनेंट्स में होती है, लिख रहे थे, दिस इज फुट रॉट। ओके। मायोपिया का कुछ सुधार है, चश्मा, है ना, या फिर वो कैंडल वाला जो कहते हैं, कैंडल रखो उसको देखते रहो ऐसे,
होता है उससे कुछ फर्क? डाइट का भी है। कल ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, उसकी मतलब 2 पॉइंट समथिंग थी काफी। अरे लेंस काट छोड़ो, क्यों करना है ये सब? लेंस तो वैसे भी डाल रहे हैं, जो ठीक ठाक है वो भी लेंस डाल रहा ब्लू कलर का। एक पागल इंसान देखा मैंने, उसने क्या कि जो आपका जो आईलिड होता है ना, व्हाइट पार्ट, टैटू कराया उसने। टैटू भूत लग रहा है वो, काली कर दी, आंख ही पूरी काली है, बेवकूफ। देखना बड़े अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं लोग इंस्टाग्राम पे। सिर्फ 4-5 लोग हैं ये पगले पूरे इंडिया में जिन्होंने आंखों पे टैटू करा लिया है, जो व्हाइट पार्ट होता है ये भी ब्लैक कर दिया है। अजीब जनता है, डर लग जाएगा आपको, मत देखिएगा। सो नेक्स्ट है आपके पास MLA लैड, दैट इज MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, आम आदमी पार्टी। इन्होंने इसको बढ़ा दिया था 50%। तो सिंपल जैसे आपका MP लैड होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, तो लोकल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए आपके जो स्थानीय एरिया है उनको उनमें विकास करने के लिए एक उनको फंड मिलता है सरकार की तरफ से। तो एक MLA को भी मिलता है, MP को भी मिलता है। सो ये न्यूज में क्यों कि दिल्ली कैबिनेट ने पिछले साल 50% हाइक किया था लोकल एरिया डेवलपमेंट को, MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को, ताकि जो एनुअल एलोकेशन है, जो इनके जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, मीन जितने भी MLAs हैं, उनको लगभग इसको 50% हाई किया गया था। तो मतलब 10 करोड़ से 15 करोड़ कर दिया गया है इन्होंने। सो इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। सो सिंपल ये MP के लिए भी होती है फंडिंग स्कीम, जिसमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना भी इनका विधानसभा या संसदीय क्षेत्र होता है वहां पे जितना भी डेवलपमेंट करना चाहें उसके लिए हर एक MLA या MP को अमाउंट दिया जाता है। इस अमाउंट को वहां पे मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। अभी तो MP के पास एक वो भी है कि ये किसी आई थिंक 3 गाँव को ये गोद ले लेते हैं, है ना, उसका फिर ये सुधार करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इनके पास बहुत सारी स्कीम्स है। तो वैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे MLA लैड, दैट इज MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है वो आम आदमी पार्टी की आतिशी है, जीत गई है, केजरीवाल जी हार गए, है ना। अब कौन है आपके उधर? एक गुप्ता जी, हाँ रेखा गुप्ता जी है वहां की चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है चौखंबा पीक। So 2 foreign women mountaineers who were stranded at an altitude of 6,000 meters for 3 days during the expedition to Chokamba third peak were successfully rescued by the Indian Air Force teams using choppers recently. यहाँ पे बड़े मैसेज आए हैं। एक मिनट बताइए क्या करें, दूर का नहीं दिखता। हाँ जी, बजर होता है गिद्ध। सर लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं हो रही हैं, अप्रैल मंथ दी हैं। सर कंटेंट मतलब पीपीटी में डाइवर्सिटी होनी भी चाहिए जी, जैसे साइंस कन्वर्टेड एक सब्जेक्ट से चलने से स्टडी में बोरिंग लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर आगे स्टडी करने का मन भी नहीं करता। एनीवन फेसिंग दिस इशू, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं शो हो रही। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस का आपको नहीं अगर शो हो रही है तो आप उसको एक बार मैम से बात कर लीजिए, आप नंबर पे कॉल करिए। नेक्स्ट सो 2 फॉरेन माउंटेनियर्स थे, मतलब पर्वतारोही थी जो पर्वत चढ़ते हैं, तो ऐसे माउंटेनियर्स थी फॉरेन विमेंस। ये 6000 मीटर की हाइट पे, जो कि चौकंबा थर्ड है, मतलब थर्ड फेज है, वहां पे जाके फंस गई थी, तो उनको बचाया है इंडियन एयरफोर्स ने। तो सिंपल हमें चौखंबा पे ही फोकस करना है। सो अरे 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 वापस चलो। So it is a 4 pillar shaped enormous peak. Simple. इसमें 4 पीक्स हैं, 4 इसके, फॉर एग्जांपल ऐसे पहाड़ है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसमें 4 पीक्स हैं। आगे है इसके डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। तो ये थर्ड साइड पे चढ़ी थी, मतलब ये इसके बैक साइड से थर्ड पे चढ़ी थी, राइट। इसको चढ़ने की कोशिश कर रही थी इसकी पीक को। सो इट इज लोकेटेड नॉर्मली इन दी उत्तराखंड। सो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, वेस्ट ऑफ द हिंदू होली टाउन ऑफ बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के बिल्कुल आसपास ही है आपका चौखंबा पीक। चौखंबा मीन्स इसके 4 खंबे हैं, मतलब 4 पिलर्स हैं। अब माउंटेन मैसिव दैट हैज 4 summits along the northeast southwest trending ridge situated of the गंगोत्री ग्रुप ऑफ गढ़वाल हिमालय। तो गंगोत्री गढ़वाल हिमालय में है ये।
बीइंग नेम चोरखंबा पीक 1 2 3 4, तो इसके 4 नाम रखे गए डिपेंडिंग अपॉन इसके 4 चोटियां हैं, 4 इसकी मतलब टॉप एरियाज हैं। हैव डिफरेंट एलिवेशंस दैट लाई बिटवीन 7138 मीटर एंड 6854 मीटर। तो एक इसमें अगर हम बताएं तो डिफरेंट टाइप की एलिवेशन है, मतलब जैसे इसके 4 खंबे हैं, 4 इसकी पीक्स है, वैसे ही चारों पीक्स की अलग अलग हाइट है। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है दैट इज 7138 मीटर्स, और सेकंड पे जो है हाईएस्ट दैट इज 6854 मीटर। चौखंबा फर्स्ट रिमेन द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल 4 समिट्स, जिसकी अकेले की हाइट 7138 मीटर है। इट टावर्स अबव द गंगोत्री ग्लेशियर फॉर्मिंग ईस्टर्न एंकर ऑफ द ग्रुप। तो गंगोत्री के बिल्कुल आसपास है। अब पिक्चर देखिए यहाँ पे, ये देखिए पीक्स अलग अलग है ना, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये दूसरा पहाड़ है अलग से, तो यहाँ पे इसकी पीक्स भी अलग अलग है। सो अलग अलग चोटियां हैं इसकी और अलग अलग चोटियों की अलग अलग हाइट है। ये थर्ड पिलर पे चढ़ी थी, मतलब चौखंबा के थर्ड खंबे पे ये एक टाइप से पर्वतारोही या फिर क्लाइंब कर रही थी इस पहाड़ को, तो वहां पे ये स्टैंड हो चुके थे। अगेन वेलकम टू एनवायरमेंट इकोलॉजी। सो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, देखिए मेरे को बहुत सही लगते हैं ये वाइल्ड लाइफ की जो पिक्चर्स होती है ना। मैं घर पे जब फ्री होता हूँ तो मैं डिस्कवरी या फिर नेट जियो देखता हूँ, है ना, बहुत सही है इसमें। सो शिमला से ज्यादा साफ सुथरे होते हैं ये, भले ये जंगल में रहते हैं, कभी इनको देखना पूरी टॉर से चलता है बाघ। सो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस कैप्टिवेटिंग एडिशन ऑफ इट्स ऑफरिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम और थ्रिलिंग रोपवे सफारी। तो कह रहे हैं सिंपल पूरी की पूरी लैंग्वेज में ये कहना चाहते हैं कि जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है ये पहली बार जहां इस फॉर एग्जाम्पल जो ये टाइगर रिजर्व है इसमें जितने भी कैप्टिवेट कर रखे हैं, जितने भी यहाँ पे बाघ हैं, जितने भी एनिमल्स यहाँ पे अंदर रखे गए हैं, कैप्टिवेट करने का मतलब हो गया कि उनको अंदर सुरक्षित रखा गया है, तो वहां पे ये पहली बार ऑफर करने जा रहे हैं जंगल सफारी। मतलब आप यहाँ पे इस जंगल में सफारी कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। सो लोकेशन क्या है? लोकेशन है इसकी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, मतलब बाघ संरक्षण क्षेत्र है। कॉरिडोर क्या है? यहाँ पे लिख रखा है रिजर्व हैज कॉरिडोर लिंकेज विद नागजीरा, नावेगांव एंड पेंच टाइगर रिजर्व विद इन द स्टेट। तो 2 जगहें हैं जिनको इसको जोड़ा गया है, मतलब यहाँ के जो आपके बाघ हैं वो नागजीरा, नावेगांव और पेंच टाइगर रिजर्व की तरफ भी मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब ओपन कॉरिडोर है, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व की तरफ ये जा सकते हैं, मतलब रास्ता बनाया गया है इनके लिए। वेजिटेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस यहाँ पे फॉरेस्ट है। 2 लेक्स है यहाँ पे, एक है ताडोबा रिवर और साथ में लेक्स है ताडोबा लेक, कोलसा लेक। ज्यादातर यहाँ पे लेपर्ड, टाइगर, स्लोथ वेयर, वाइल्ड डॉग, गौर, चीतल एंड सांबर इनकी प्रजातियां पाई जाती है। सो दिस इज ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि सफारी की जा सकती है। बीमारी फिर से, व्हाट इज आर्थराइटिस? आर्थराइटिस मींस चौखंबा पीक का सिंपल मीनिंग ये है डॉक्टर कमलदीप जी कि जो आपका चौखंबा एक माउंटेन है, इसमें 4 पीक्स है, मतलब अल्टीमेटली आपके जो जितने भी माउंटेन्स होते हैं उसमें मिनिमम एक ही पीक होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द पीक ऑफ द माउंटेन, बट यहाँ पे क्या है, एक पीक है, फिर दूसरा पीक है, तीसरा एंड देन चौथा। सो इसमें ताडोबा फर्स्ट, ताडोबा 2, ताडोबा सेकंड, ताडोबा नहीं क्या था, चौखंबा फर्स्ट, चौखंबा 2, चौखंबा 3 एंड चौखंबा 4। तो अगर आप इसको चढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 4 पीक्स हैं। अब इन चारों पीक्स में सबसे जो टॉप पे हाइट है दैट इज 7138 मीटर, वो चौखंबा फर्स्ट की है, तो आपको फर्स्ट की चढ़ाई करनी पड़ेगी, बट आप डायरेक्ट फर्स्ट ही चढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सेकंड ही पहले क्लाइंब करना पड़ेगा, दैट इज 6854 मीटर। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो चौखंबा मीन्स 4 पिलर, और 4 पिलर का मतलब है कि एक ही पहाड़ के 4 पिलर हैं जिसमें से अलग अलग उनकी आपकी पीक्स हैं। पीक्स ऑफ द माउंटेन आर डिफरेंट। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाथ जो है वो मुड़ा हुआ है क्योंकि
थोड़ा देयर इज अ डिफेक्ट इन दी बोन्स, हड्डियों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, इसीलिए आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ये दिस इज रिलेटेड टू बोन्स. सो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन October 12. 12 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट आर्थराइटिस, अ कंडीशन अफेक्टिंग मिलियंस वर्ल्ड वाइड. तो आर्थराइटिस जो है एक बीमारी है जो कि लगभग मिलियन मीन्स लाखों लोगों में पाई जाती है पूरे विश्व भर में, और इसी की जागरूकता के लिए, इसी में लोगों को अवेयर करने के लिए ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है. अब आर्थराइटिस है क्या? इट इज एन इन्फ्लेमेशन और डीजनरेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स. तो जो हड्डियों के जॉइंट्स हैं, जो बोन्स के जॉइंट्स हैं, उनमें अगर डीजनरेशन शुरू हो जाए, मीन्स उनमें जो एक टाइप से इंटरलॉक है, अगर वो टूट जाए तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं. अ जॉइंट इज द एरिया वेयर टू बोन्स मीट. तो जॉइंट क्या है? जहां पे दो हड्डियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं. देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. तो आर्थराइटिस जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लगभग 100 टाइप्स हैं, मोर देन 100 टाइप्स. कॉजेस, कारण क्या है आर्थराइटिस के? आर्थराइटिस इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट, पार्टिकुलरली कार्टिलेज. हाँ, वही बात है, क्लास 9th NCERT वहां पे जाके देखिए, उसमें दे रखा है कि मसल क्या होती है, बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है ना. तो पूरे का पूरा उसमें समझा रखा है कि कितने प्रकार की हड्डियां, कितने प्रकार के कार्टिलेज हैं. तो सिंपली कह रहे हैं कि आर्थराइटिस जो है एक ब्रेक डाउन है जहां पे जॉइंट टूट जाता है, स्पेशली कार्टिलेज टूट जाता है, राइट. एंड नॉर्मल कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स अ जॉइंट एंड अलाउज इट टू मूव स्मूथली. तो नॉर्मल कार्टिलेज जो होता है किसी भी आपके जो जॉइंट्स है उनको मूव करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल गोड्या दे, है ना, और यहाँ पे दिस एल्बो एंड आपके जो ये बोन्स हैं, जहाँ पे भी बोन्स कनेक्टेड हैं उसी से, तो ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं. कार्टिलेज जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है. आप हाथ ऊपर करिए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, है ना. तो पूरा का पूरा दैट इज बिकॉज ऑफ इस जॉइंट को हेल्प कर रहा है कार्टिलेज, ताकि स्मूथली मूवमेंट हो सके, राइट. कार्टिलेज ऑल्सो एब्जॉर्ब्स शॉक व्हेन प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन द जॉइंट सच एज व्हेन यू वॉक. तो कार्टिलेज जो है पूरे के पूरे शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है. बॉडी के ऊपर जो शॉक दिया जाता है जब भी आप भागते हैं या मूव करते हैं अपनी बॉडी को, जब आप चलते हैं तो उस प्रेशर को भी ये झेलता है. विदाउट द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज, बोन्स अंडर द कार्टिलेज बिकम्स डैमेज्ड एंड रब अगेंस्ट ईच अदर. तो सिंपल, अगर यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होगा या जॉइंट नहीं काम कर पा रहा है तो जो आपकी बोन्स हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ रगड़ना शुरू हो जाएंगी, फ्रिक्शन करना शुरू कर देंगे. दिस कॉजेज स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन इन और दी स्टिफनेस, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो सकती है क्योंकि कार्टिलेज जो है वो स्मूथली मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. एक टाइप से ये जो कहते हैं ना गोडे ग्रीस खत्म, दैट इज कार्टिलेज, है ना. तो गोडे ग्रीस दैट इज कार्टिलेज, कार्टिलेज खत्म तो मूवमेंट करना खत्म. फिर क्या होगा? पेन होगा, जलन होगी और साथ साथ में स्टिफनेस होगी बॉडी में. मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटोइड आर्थराइटिस. तो दो प्रकार की आर्थराइटिस है, एक है ऑस्टियो, दूसरी है रूमेटो. सो ये दो टाइप्स हैं. अब ऑस्टियो में क्या है? इट कॉजेस कार्टिलेज, द हार्ड स्लिपरी टिश्यू दैट कवर्स द एंड्स ऑफ द बोन्स वेयर दे फॉर्म अ जॉइंट टू ब्रेक डाउन. तो जितने भी आपके हार्ड या स्लिपरी टिश्यूज होते हैं या फिर उनके जो कवरिंग होती है बोन्स की, उनको ये प्रोटेक्ट करता है. जब वो टूट जाए तो ऑस्टियो होता है. और रूमेटो तब होता है व्हिच इम्यून सिस्टम अटैक्स द जॉइंट्स बिगिनिंग विद द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स. तो ये अगर सिंपल दूसरा एक देखे तो वो कार्टिलेज के कारण है, दूसरा देखे तो इम्यून सिस्टम के कारण है. तो आपकी जॉइंट्स जो वो वीक होना शुरू हो जाते हैं. आजकल पड़ जाते हैं नए गोडे, पता आपको. तो टेंशन की बात नहीं है, पर फिर भी हेल्दी रहना चाहिए. सो आर्थराइटिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, मतलब बॉडी के मूवमेंट नहीं हो पाएंगे. वाटर चेस्टनट, सिंघाड़े दा आटा, चेस्टनट. सो कहाँ मिलता है? कश्मीर की लेक्स में मिलता है ये चेस्टनट. तो उसके बारे में दे रखा है. कब डिमांड ज्यादा है? अभी नवरात्रों में बहुत ज्यादा थी. सो ये है सिंघाड़ा, यहां से बनता है सिंघाड़े का आटा. सो वाटर चेस्टनट, द वाटर चेस्टनट ग्रास लाइक सीज which grows in the Wular Lake is in high demand during autumn in Kashmir. तो ऑटम के सीजन के दौरान जो वाटर चेस्टनट है, ग्रास लेक होता है, ये वुलर लेक के ऊपर. वुलकर लेक क्यों आया इसमें? दिस इज वुलर लेक. तो वुलर लेक में ज्यादातर ये उगाया जाता है. वुलर लेक अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर वेजिटेशन बहुत सारी है. वहां पे जो आपके लोटस फ्लावर है वो भी बहुत ज्यादा उगता है. लोटस की जो जड़ें हैं उसकी सब्जी बनाते हैं. वो सब्जी का नाम मैं भूल गया.
कमल कतली, व्हाइट कलर की होती है। हाँ वो अचार में भी डलता है, देखा होगा आपने। उधर कुछ और कहते हैं, सही बात है। हाँ नंदुड़ू, नंदुड़ू। So, water chestnut. It is grown in Kashmir. एक aquatic vegetable है, growing in the Buller Lake, कश्मीर। तो ये वाटर चेस्टनट जो है ज्यादातर बुलर लेक के ऊपर उगाया जाता है। एक्वेटिक प्लांट है, मतलब पानी के ऊपर ही ये ग्रो करता है वेजिटेबल। और ऑल्सो नोन एज सिंघाड़े का आटा इन इंडिया, इट ग्रोज अंडर वाटर। तो ये पानी के अंदर ही ग्रो करता है, इसको सिंघाड़े का आटा भी कहा जाता है। द प्लांट्स हैविंग एक्सट्रीमली शार्प स्पाइन्स विद बार्ब्स दैट कैन कॉज सीरियस इंजरीज इफ स्टेप डाउन। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, शार्प कांटे होते हैं, तो अगर ये लग जाए तो सीरियस इंजरी भी कर सकते हैं, राइट। नेटिव टू यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑल्सो नोन एज वाटर कैल्ट्रॉप्स। तो अगर हम देखें स्वदेशी रूप से कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पोटाशियम और फाइबर ज्यादा होता है, राइट। They barely contains any sodium or fat, but it is high in carbohydrates. तो कार्ब्स इसमें ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, पोटाशियम ज्यादा है और फाइबर ज्यादा है, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। अब कहाँ यूज किया जाता है तो आप देख लीजिएगा इसको, किसको कैसे छिड़ना चाहिए, हाउ इट इज यूज, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। कांगड़ी में रखा जाता है, इसको फ्राई किया जाता है, वो सब देख लीजिए आप। और दिस इज वाटर चेस्टनट। डिमांड ज्यादा हुई थी नवरात्रे पे, व्रत के टाइम, है ना। सो नेक्स्ट है टेलीमानस। टेलीमानस मीन्स टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, मानस मीन्स इंसान एक दूसरे से बात कर सके, उसके लिए बनाया गया टेलीमानस। इट इज नाउ अवेलेबल एज अ कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल प्लेटफॉर्म। टेलीमानस ऐप डेवलप्ड फॉर द पब्लिक। तो ये जनता के लिए बनाई गई एक ऐप है, और अभी ये आपके मोबाइल ऐप के ऊपर भी, पहले ये पोर्टल था, मतलब आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते थे, बट अभी टेलीमानस जो है इसको ऐप बना दिया गया है, प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो जो लोग मेडिकली थोड़े से अनफिट है, जिनको कंसल्टेशन करनी होती है बार बार डॉक्टर से, या दिमागी थोड़ा संतुलन ठीक नहीं है, तो उनके लिए जरूरी है ये, सच में रियलिटी है। सो दिस इज टेलीमानस। तो टेलीमानस मीन्स MANAS, दैट इज मेंटल हेल्थ असिस्टेंस। मतलब दिमाग में फर्क होने का मतलब नहीं कि पागल है कोई, दिमाग में फर्क आप बोल देते हैं एक टाइप से टैबू बना के, है ना, किसी को टॉन्ट करने के लिए, बट हर किसी का दिमाग ठीक नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि टोटली सुबह से लेके अभी तक आप बोले जा रहे हो, है ना। सो कहीं ना कहीं पे आपका संतुलन बिगड़ता है। संतुलन का मतलब ये है कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है दैट इज बीइंग डिस्टर्ब टोटली, है ना। जैसे आपका और सुबह से तीसरी क्लास लगा रहे हैं, और इसमें आपको क्या चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए असिस्टेंस चाहिए, आपको थोड़ा सा किसी के साथ चाहिए। डिप्रेशन टाइप, है ना, एंग्जाइटी हो रही है, नोजिया फील कर रहे हैं, और नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट्स। इट वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको शुरू किया था। पहले ये वेबसाइट थी, बट अब इसको उन्होंने ऐप बना दिया, ऐप के थ्रू भी इसमें कंसल्ट कर सकते हैं। इट सीक्स टू फंक्शन एज अ कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव 24/7 टेली मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। कई कुछ लोग जो होते हैं वो नशे से पीड़ित होते हैं, कुछ लोग जो है घर की प्रॉब्लम से पीड़ित है, राइट, कुछ लोग जो प्रेशर ऑफिस वर्क से पीड़ित है, तो उनके लिए बनाई गई है। It aims to provide free tele-mental health services all over the country, around the clock, particularly to the people in remote and underserved areas. तो जो लोग हेल्थ फैसिलिटी से दूर हैं, किसी रूरल एरियाज में हैं, उनको एक फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस चाहिए, तो उनको पूरे देश में राउंड द क्लॉक 24/7 ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अच्छी एक सरकार की स्कीम है या योजना है, जिसके थ्रू लोगों की जो मनोबल है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे छोटी छोटी बात पे लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए जरूरी है ये T9 भीष्म टैंक। ये टैंक है, टैंक T9 भीष्म टैंक। भीष्म पितामह, है ना, तो पितामह को कहा गया पितामह साथ चलिए। पितामह खड़े हो गए दुर्योधन के साथ। अर्जुन कहता पितामह आप पितामह हैं, क्या कर रहे हो? तो तीरों की सैया में सुला दिया गया। कहते चुप करके लेट जाओ इधर और चुप करके पूरा का पूरा युद्ध देखो, है ना। सो भीष्म जी के नाम पे। सो इन अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स
self-reliance, the Indian Army has rolled out its first overhauled T-19 Bhishma tank, further enhancing its operational readiness. तो ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने फिर से जो आपका पहले समय से चलता आ रहा है T-90 भीष्म टैंक, उसको एनहांस करने की, उसकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए अभी काम कर रहे हैं. सो व्हाट इज T-90 भीष्म टैंक? इट इज इंडियन आर्मीज मेन बैटल टैंक सिंस 2009. तो भारतीय सेना का ये मुख्य युद्ध क्षेत्र का सबसे बड़ा टैंक है जिसको 2003 से सेना यूज कर रही है. इट इज नोन फॉर इट्स फायर पावर, स्पीड, प्रोटेक्शन. तो सुरक्षा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है और दूसरा फायर पावर, इससे बहुत सारे गोले दागे जा सकते हैं, राइट. विद इट्स ओवरहाउल द टैंक हैज बिकम इवन मोर पावरफुल एंड लीथल. तो जब से इसमें थोड़े से इन्होंने चेंजेस किए हैं तो टैंक जो है इससे और ज्यादा आप पावरफुली और लीथल, आत्मघाती मीन्स किसी की जान भी ले सकता है. सो इट इज वेरी लीथल एंड पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है. The tank is manned by crew of 3 commander, gunner and driver. तो इसमें ड्राइवर होता है, गनर होता है, एक कमांडर होता है जो इसको चलाते हैं. तो 3 बंदों के क्रू के साथ ही चलता है. Who work in close coordination to engage and destroy targets, right? और क्या इसके पास? It is advanced thermal sighting system. Tank can detect targets up to 8 kilometers 5 miles away day or night. तो टैंक की स्पीड है कि 8 किलोमीटर या फिर 5 मील तक दिन और रात दोनों के समय में किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है. दिस इज भीष्म टैंक T-90. ये है जी, ये कोर कमांडर साहब बैठे हुए हैं, नहीं सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं, साथ में कोर कमांडर साहब बैठे हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस के व्यक्ति बैठे हुए हैं. बाकी आप देख सकते हैं ये है T-90. हाँ जी, टैंक में बैठा है. हाँ ऊपर बैठा है बंदा. हाँ ये भी है एक. तो ये ड्राइवर है, ये गनर है और एक कमांडर भी. इतनी ज्यादा तेज आपकी है नजर, मैं तो ध्यान दिया नहीं, मैं बैठे होंगे कोई ना कोई. वेरी गुड. शेल गैस. आपको पता है पहले ऐसे आपके उपेंद्र द्विवेदी जी हैं जिनको एक्सटेंड किया गया है इनका कार्यभार 62 ईयर्स, है ना. उसके बाद को रिटायर होना होता है. पहले व्यक्ति जिनकी 1 महीना नौकरी बढ़ाई गई है, 1 महीना ही बढ़ाई गई है, पर खबरों में बहुत है. पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. शेल गैस दैट इज एंशिएंट नीज एंड सिस्ट, है ना. और उसमें नीज है ग्रेनाइट, एंशिएंट आपको पता ही है, एंशिएंट पुरातन. और शेल गैस इज अ गैस दैट इज फाउंड इन द रॉक्स. गैस हाइड्रेट्स, मीथेन हाइड्रेट्स की फॉर्म में मिलती है. इसमें ज्यादातर मीथेन गैस पाई जाती है. मीथेन कहाँ यूज करेंगे? एलपीजी, सीएनजी, ये सब में आपको चाहिए मीथेन गैस. तो सिंपल इन रॉक्स के नीचे पाई जाती है गैस, उसको एक्सप्लोर करना होता है. तो रिसेंट स्टडी करी है वैज्ञानिकों ने फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूशन ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ. तो लखनऊ का एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूशन. तो इन्होंने पैलियो साइंसेस मतलब जो कि पुरातन साइंसेस को, जो कि पत्थरों के बारे में स्टडी करते हैं, पुरातन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं. तो उन्होंने कहा है कि गैस जनरेशन के लिए एक पोटेंशियल है आपका ईस्ट साउथ कर्णपुरा कोलफील्ड में, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में. तो झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है साउथ कर्णपुरा. वहां पे कह रहे हैं कि बहुत सारे शेल गैस पाई जा सकती है. इन्होंने कहा कि पोटेंशियल है. अब शेल गैस क्या है? ये नेचुरल गैस है जो कि शेल डिपॉजिट में मिलती है, where it is trapped in the microscopic submicroscopic pore. तो इन सिंपल शेल गैस जो है एक प्राकृतिक गैस है जो कि इन रॉक्स के बीच में पाई जाती है, ट्रैप होती है, उसको निकालना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है. और नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज जब भी रिमेन्स, जब भी किसी चट्टान या किसी भी वेजिटेशन जो है वो पानी में डूब जाती है, किसी रॉक के नीचे आ जाती है, तो उससे ये आपकी शेल गैस बनती है. शेल गैस में लगभग 70 से 90% जो है मीथेन गैस पाई जाती है. और मीथेन आपको पता है नेचुरल गैस के लिए यूज की जाती है. तो हमारी नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक टाइप से डिमांड है पूरी कंट्री में. गैस सिलेंडर पे इलेक्शन दी जाते हैं, है ना. उज्ज्वला योजना,
एक बार गैस का सिलेंडर दे देंगे, पहली बार भरेंगे, उसके बाद क्या मिट्टी का तेल डालेंगे उसमें, तो दोबारा भर के नहीं देते, एक बार रिफिल होता है वो तो एक बार जब दिया जाएगा तब, और उसके बाद एक बार रिफिल, 5 साल फिर कुछ नहीं पूछेगा कोई, है ना। सो आज के लिए काफी है इतना, क्यों, बाकी कल करेंगे। अभी कितने होंगे टॉपिक पूरे ये? 106, 5 बहुत सारे, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिस इज 153, 50 मैंने अभी और बनानी है इसमें, एवरीडे के हिसाब से। 22 तारीख तक बनी है ये, 22 तारीख तक। अब इसके बाद 50 और बनेगी, 31 तारीख हो जाएगी, है ना। तो 200 स्लाइड में आपका पूरा एक मंथ हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। बस ट्राई करते हैं जल्दी खत्म करने का इसको, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक आप ब्रेक लीजिए। कब